This is lecture 2 of paper 2 CAPF AC 2023। इस वीडियो में हम जो 22 में जो पेपर आए हुए हैं CAPF AC 2022 में जो पेपर 2 आया हुआ है उसके एनालिसिस देखेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इट इज नॉट जस्ट कि यू आर राइटिंग द पेपर। आपको पेपर को सबसे पहले समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेपर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। जब तक आप चीजों को नहीं समझोगे, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, तब तक आप सही से उसको नहीं लिख सकते हो। तो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो पेपर 2 आया हुआ है उसके एनालिसिस देखेंगे। हमेशा ध्यान रखो कि जो हर क्वेश्चन है, ऐसे हैं, उसके डिमांड थोड़े अलग हैं। आर्गुमेंट राइटिंग है, उसके डिमांड अलग हैं। रिपोर्ट राइटिंग है, उसके डिमांड अलग हैं। और जो उसके डिमांड है, जो क्वेश्चन के डिमांड है, उसको आपको देखना चाहिए। एक और चीज देखो, जो आपका प्रेसी राइटिंग होता है और जो रीडिंग कम्प्रिहेंशन होता है, वो एक तरह से वो आर्टिकल जो है आपको उसको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि मान के चलो ना कि आपको ऐसे पता नहीं है कि हमें ऐसे में किस ढंग से लिखना चाहिए, किस ढंग से चीजों को करना चाहिए। तो जो आर्टिकल, जो पैराग्राफ खुद पैसेज को यूपीएससी ने प्रिपेयर किया है, आप उन पैसेज को देखो। उसमें आप देखोगे कि किस ढंग से सेंटेंस फॉर्मेशन किया गया है, किस ढंग से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कहाँ कॉमा लगाया गया है, कहाँ फुल स्टॉप लगाया गया है। तो इन सारे चीजों को आपको होलिस्टिक में पेपर जब है देखोगे तो पता चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं जो 22 वाले में जो पेपर है, तो ये क्या रहता है कि राइट एसेज ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स ईच। तो 20 × 4 यानी 80 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन है। तो इनको आपको देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कि द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। आज आप ये जान रहे हो कि जो आपकी स्पीसीज हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लुप्त प्राय प्रजाति हैं, उनको सुरक्षित रखना एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है हमारे पास। क्योंकि जो नेचर है, जो आपका इन्वायरमेंट आपका है, वो नेचर सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग से नहीं रह सकते हैं। आज देखो ये क्यों आपको ये न्यूज में है या रहा, क्योंकि हमने चीता को रिलोकेट किया इंडिया में। चीता को हमने 2 कंट्री से लाया, एक आपका नामीबिया से और दूसरा जो है साउथ अफ्रीका से हमने उसको लाया। या फिर जो देखोगे कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, तो उनको बचाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो एरिया में वो उनके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, उस एरिया में आप ओपन जो केबल हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर हैं, उसको न रहने दिया जाए, ताकि उनका जो है डेथ ना हो जाए। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनको बचा करके रखना। कुछ चीजों को वंस आपके आज देखो साइंस डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीजें हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं कि फ्यूचर में लेकिन जो वर्तमान में है हमारे पास नेचुरल तरीके से जिसे बचाया जा सकता है, हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये देखो कि ये टॉपिक क्या है। ऐसे में मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं आपके ओपन इंडेड वो टॉपिक होते हैं। अब ओपन इंडेड टॉपिक में क्या है कि आपको टॉपिक दिया हुआ है, आप उसके उस टॉपिक को लिखने में आपके पास n नंबर ऑफ डायमेंशन हैं। अब ये सपोज ये वाला टॉपिक है कि कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो इसमें क्या लिखना है कि स्टार्ट सपोज आप कर सकते हो कि देयर सिंस लास्ट ये सपोज 50 ईयर्स या 60 ईयर्स या 100 ईयर्स जो भी कर सकते हो कि सो मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज गोट एक्सटिंक्ट। अब दैट्स ठीक। अब उसके बाद आप लिख सकते हो कि एंड द रेट ऑफ extinction or is increasing or it is assumed if we are not taking initiative then many more species will not be there with us। अब वो चीज को किया। अब उसके बाद मेन बॉडी में जब आप ये करोगे तो कुछ रिपोर्ट दोगे, या फिर फॉर एग्जांपल IUCN के बारे में जिक्र करोगे, या इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसके बारे में, फिर जो इंडियन गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है उसके बारे में आप दोगे। अब सपोज करो कि हमारे यहाँ जो स्पीसीज हैं, जो सारी चीजें हैं, वो उसके बारे में आपको लिखना है इसमें। अब क्या होता है कि लेटेस्ट जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का या फिर जो आपका जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो उनको, अब देखो जो इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है प्राणी। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन इंडेड को आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो, तो इसमें फ्लोरा एंड फौना दोनों होगा।
फ्लोरा एंड फौना। तो जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट लाती है, आप उसको देखोगे, उसको जानोगे, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा। तो ये सारी चीजों को फिर आप कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड में जब दोगे कि अभी क्या चल रहा है और क्या किया जाना चाहिए इस डायरेक्शन में। जब मेन बॉडी में आप लिखोगे तो उसमें कुछ डेटा आप प्रेजेंट करोगे, कुछ फाइंडिंग्स प्रेजेंट करोगे, और जो कंक्लूजन लिखोगे तो इसमें वो वे फॉरवर्ड लिखोगे कि हमें और चीजों को क्या करना चाहिए। अब नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स। अब जो रण संग्रामों को समाप्त करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो युद्ध एक इसको स्टार्ट कर सकते हो। ह्यूमैनिटी लास्ट 5000 ईयर्स में 15,000 बैटल फाइट किया, या फिर ये कह सकते हो लास्ट 2000 ईयर्स में एटलीस्ट ह्यूमैनिटी ने कम से कम 8000 6000 7000 जो भी लिख सकते हो कि बैटल फाइट किया। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये है कि हर बार जब युद्ध होते हैं तो त्रासदी होती है। आप महाभारत का युद्ध लिख सकते हो, आप रामायण का युद्ध लिख सकते हो, आप फर्स्ट वर्ल्ड वार लिख सकते हो, सेकंड वर्ल्ड वार लिख सकते हो। अब मेन बॉडी में जब आओगे तो ये चीज को लिखोगे कि क्या क्या स्टेप्स आज के डेट में किया जा सकता है जिससे हम युद्ध को रोक सके। क्योंकि ये सीधी है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है। तो आप महाभारत का भी कोट दे सकते हो कि कृष्ण गीता में कहते हैं, या फिर गीता में जो कुछ कहते हैं उसके संबंध में, या फिर कृष्ण जब शांति दूत बन के जाते हैं, अब उस यहाँ जो है सुटेबल एक तरह से आपको बैठ सकता है कि कृष्ण कहते हैं वहां जो आपके धृतराष्ट्र के दरबार में, हस्तिनापुर के दरबार में, कि युद्ध जो है किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। गदाएं इधर भी है और उधर भी है। आज योद्धाओं का जो वॉरियर हैं, फाइटर्स हैं, वो जो कलेक्शन आपके पास है, इतने महान महान योद्धा हैं, यदि युद्ध हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा। न न आपके पुत्र बचेंगे और न उधर से बचेंगे। युद्ध जो है हानिकारक ही होता है। यहाँ जो है हम यहाँ युद्ध के लाभ को नहीं बताएंगे। अब कहोगे युद्ध का भी लाभ, यस, लॉन्ग टर्म में जब आज का डेट इतिहास हो जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ उसके फायदे भी होते हैं। जब आप देखोगे कि महाभारत के युद्ध में भी देखो कि कहता है कि जो युद्ध हो तो हो, लेकिन वो खत्म हो ताकि एक नवीन समाज का उस पर निर्माण हो। लेकिन आज के डेट में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो ह्यूमैनिटी है वो उसने इतने वेपन्स, इतने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस बना लिए हैं कि आप पूरी पृथ्वी को आप नष्ट कर सकते हो। तो ये चीज को करोगे। अब इसमें से क्या है, यूनाइटेड नेशंस, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, डिफरेंट जो फोरम है, उनके बारे में लिखोगे कि इनको मोर स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मोर एंड मोर सो इंक्लूसिव आपका होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल। आपसी जो है एक दूसरे के सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन स्टेब्लिश करना चाहिए। जो आर्म्स है, आर्म्स रेस हमें नहीं करना चाहिए, पीस पे अधिक ध्यान देना चाहिए। आप ये कर सकते हो कि मोर वॉर मीन्स लेस ब्रेड, और लेस स्कूल, लेस मेडिकल केयर, और ये फॉर इंटायर वर्ल्ड ये, ठीक है। तो इन चीजों को आप करोगे। नेक्स्ट आपका है द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। तो जो भारतीय सशस्त्र बल में महिलाओं की उभरती हुई स्थिति, तो जो विमेन है अभी हाल में ये चर्चा में क्यों, क्योंकि अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सारी जो बींग्स हैं उसमें महिलाओं को अलाउ किया जाना चाहिए। तो इसमें से आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज आप मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, और ये सब कुछ नेम्स लिखोगे कि ये जो हैं आगे आ रही हैं बहुत सारी वीमेन्स। या तो इससे कर सकते हो रिसेंटली फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन वेयर इंडक्टेड इन एनडीए, इट इज अ गुड स्टेप। फिर आप उसको करोगे कि थिंग्स आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, बट स्टिल ए लॉट ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बी डन। अब मेन बॉडी में लिखोगे कि किस ढंग से, कब से हमने स्टार्ट किया। तो इसमें सपोज आप जो आर्म फोर्सेस हैं, इंडियन आर्म फोर्सेस, तो उसमें फॉर एग्जांपल 1990 के आसपास से जो महिलाएं हैं डिफरेंट जो विंग्स थे उसमें, जहां नॉन कॉम्बैट में थे, आइदर वो एजुकेशन हो, मेडिकल कोर। इनफैक्ट मेडिकल वाले में देखोगे कि मेडिकल में जो महिलाएं हैं बहुत लंबे समय से सर्व करती आ रही हैं। इनफैक्ट आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, सब में महिलाओं ने काम किया। तो इंडिया में भी अब उसमें से चीजों को ये करोगे। तो ये देखो ओपन इंडेड है, ये नहीं है कि हर वो चीज पॉजिटिव इसमें लिख दोगे।
इसमें है कि कुछ चीजें आपको ये दिखाना होगा कि अभी भी क्या चुनौतियां हैं। नो डाउट जो अभी है अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत सारे लोग महिलाएं आ रही हैं, आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, और कमिंग डेज में ये पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी वो एक समस्या फेस कर रहे हैं। और समस्या कहाँ से हो रहा है? वो समस्या पहले घर से हो रहा है, जेंडर के कारण हो रहा है कि घर में बहुत सारे लोग कि वीमेन लड़की होकर के और तुम फाइट करने जाओगी। इट्स बेटर है कि तुम टीचर का एक जॉब लो, एक ऐसा जॉब लो जहां तुम ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, या फिर सबसे बेटर है टीचिंग। बहुत जगह देखोगे, इनफैक्ट स्टेट्स में ही देखो, बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिहार, टीचर्स के लिए महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया। नॉर्मल सारे जॉब में 33% दिए, आपने टीचिंग के लिए प्राइमरी लेवल पे 50%। या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आंगनबाड़ी सेविका और ये सब जो महिलाओं के लिए। तो जो हमारा एक सोसाइटी का मेंटेलिटी बना हुआ है कि महिलाएं वही सब काम करें जो घर में हो सकता है, या उसके लिए बहुत अधिक स्ट्रगल नहीं करना पड़े। लेकिन जब आप फोर्स में जाते हो तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, चैलेंजेस आते हैं। अब धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा, तो मेजोरिटी चीजें जो पॉजिटिव में चल रही है वो। लेकिन अभी और क्या चैलेंजेस हैं उसको आपको लिखना है, और जो आपका वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड की अभी और क्या क्या करने की जरूरत है। नेक्स्ट देखोगे कि प्राइस राइज कॉजेज एंड इफेक्ट। तो ये एक तरह से ना टेक्निकल आपका है कि प्राइस राइज क्यों हो रहे हैं और इसके क्या प्रभाव। इसमें बहुत अधिक आपको इधर उधर का चीज को नहीं लिखना है। एक तो आपको इन्फ्लेशन, ये प्राइस राइज का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का डेफिनेशन आप दे दोगे। तो इन्फ्लेशन क्या है कि जनरल इंक्रीमेंट ऑफ या जनरल राइज ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपका इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या है, या फिर कह सकते हो कि रिसेंटली वी हैव सीन, मान के चलो, या अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, या फिर अकॉर्डिंग टू बजट, द इन्फ्लेशन फॉर लास्ट 12 months या लास्ट 6 months या लास्ट 3 months हैव बीन दिस, and that inflation is a big burden on poor people or those who are from middle class। तो उसके संबंध में अब कारण क्या होता है। इन्फ्लेशन देखो, टाइप उसके पहले ये करोगे, तो इन्फ्लेशन के टू टाइप्स हैं। एक तो क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एक तरह से इसको कॉज के टर्म में भी कर सकते हो, या टाइप भी कर सकते हो, या कॉजेज भी कर सकते हो। डिमांड पुल क्यों होता है? जब टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, अर्थात कि पैसे ज्यादा हैं और गुड्स जो है वो कम है, या कह सकते हो कि गुड्स के कंपैरिजन में पैसे ज्यादा है। इसको इसमें किसी चीज को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कोर जो है, कोर इशू जो है वो सेम होना चाहिए। तो जो डिमांड पूल में है कि एज कंपेयर टू गुड्स एंड सर्विसेज मनी अधिक है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल लेमन टर्म में समझो कि मार्केट में आप गए तो 10 समोसे बचे हुए हैं, और जो परचेज करने वाले हैं वो 200 पीपल हैं। तो पैसे की किसी के, और ये मानो कि थ्योरेटिकली मानो कि किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, तो 10 समोसे, सपोज समोसा 10 रुपए का मिल रहा है, लेकिन बहुत अधिक लोग आ गए तो ये समोसा 20 रुपी का बिका। तो सपोज 2 समोसे 20 रुपी का बिक गया। अब कितने समोसे बचे? 8 समोसे, फिर भी बहुत लेने वाले हैं, 50 रुपीज, फिर 100 रुपीज। तो ये क्या है कि ये आपका डिमांड पूल इन्फ्लेशन है। अब इसके सो प्रभाव होंगे। वो प्रभाव क्या होंगे कि जो और कीमतें बढ़ जाएंगी, और जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर, तो उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। एक आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है कि जिसमें मान के चलो कोई भी समोसे का हम एग्जांपल लेते हैं, तो समोसा किससे बन रहा है? आपको उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है, उसमें आलू की जरूरत है, उसमें सपोज आप मूंगफली डाल रहे हो, उसमें आप मसाले स्पाइसेस डाल रहे हो, उसमें आप मैदा डाल रहे हो या आटे और मैदे का मिक्स डाल रहे हो, उसमें आप ऑयल डाल रहे हो, उस आपको गैस लग रहा है, आपका लेबर कॉस्ट लग रहा है। यदि सारे का इसमें से लगता है तो उसका कॉस्ट आपका ये बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल जो है वो कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो फिर उसके कारण जो है इन्फ्लेशन वो बढ़ जाएगा। अब इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव जो होते हैं, एक तो जो होता है कि इकोनॉमी में जो एक सर्टेन जो मेजोरिटी ऑफ सेक्शंस हैं, पुअर और मिडिल क्लास, वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। फिर जो क्या होता है कि उसके कारण
समटाइम फिजिकल पॉलिसी गड़बड़ होता है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी आपका गड़बड़ होता है, अधिक मनी आप प्रिंट करते हो, फिर वो विशियस साइकिल जो होता है। तो ये जो है टेक्निकल टर्म्स है इकोनॉमिक्स, जब तक आप इसको सही से समझोगे नहीं तो इसका अब एग्जांपल दे सकते हो। ग्लोबल लेवल में कुछ कंट्रीज में इन्फ्लेशन के कारण इवन जो है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, फाइट एक दूसरे का, ये सरकारें गिरी और बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, तो वो आप लिखोगे। अब नेक्स्ट है जो अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस अ नीडेड गोल ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी। ये टॉपिक मैं समझता हूं कि मोस्ट ये टफेस्ट टॉपिक कह सकते हो, इस ईयर का ये टफेस्ट टॉपिक था। क्योंकि जब तक ये चीज नहीं जानोगे कि ईस्टर्न, ईस्टर्न का मतलब है कि इंडिया चाइना ये सब जो कंट्रीज हैं, और वेस्टर्न कहते हैं ना कि जो हमने ईस्टर्न है, जो हमने स्पिरिचुअलिज्म को डेवलप किया, लेकिन हम मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में पिछड़ गए। विज्ञान में शुरू में हमने प्रगति की, जैसे आप देखोगे ऋषि कनाद जो वैशेषिका है, तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा। हम ये चीज जानते हैं, हम परमाणु का कंसेप्ट जान रहे थे, लेकिन आज के मॉडर्न टर्म में हम नहीं जान रहे थे। तो हमने क्या है कि साइंस को उस लेवल में डेवलप करने की कोशिश नहीं की जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने। इनफैक्ट बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने चीजों को डेवलप किया, लेकिन ये क्या है, मोर टुवार्ड्स जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बेस पे रह गए। तो हम चीजों को शायद देखे, ऐसा नहीं है कि पूरी हम नेग्लिजिबल रहे। जैसे आप देखोगे बहुत सारे सुश्रुत संहिता, चरक संहिता ये थे, तो हमने ऑपरेशंस करना, मेडिसिन बहुत सारे जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन ये सीखे, या फिर जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का ही हमारे आज जो लाल ये सॉरी कुतुब मीनार कैंपस में जो आयरन वाला पिलर है, वो 1600 ईयर्स शायद पहले, 1500 ईयर्स पहले का। तो कुछ चीजें हमारे पास पहले भी थी, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज ढंग से चीजों को डेवलप नहीं किया। और वेस्टर्न साइंस को तो डेवलप किया, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म को डेवलप नहीं कर पाया। तो जो गांधी जी का सीन है ना कि साइंस को विदाउट आप यदि इथिकल तरीके से नहीं यूज करते हैं तो वो घातक है। तो इसको एक तरह से ना उस सेंस में समझना होगा कि दोनों की जरूरत है। सिर्फ आप स्पिरिचुअल हो गए और आपके पास आज साइंस नहीं है, डेवलप नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं। आज जैसे मॉडर्न टाइम में देखो, जो एक तरह से मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सन भी कह सकते हो या मोस्ट स्पिरिचुअल भी कह सकते हो, ओशो मीन्स आचार्य रजनीश मोहन चंद्र जैन। आचार्य रजनीश मोहन चंद्र जैन ये कहते हैं कि एक तरह से ये बेस्ट सिंथेसिस जरूरी है। वेस्टर्न ने धर्म रिलीजन पर तो बहुत अधिक प्रोग्रेस किया, स्पिरिचुअलिज्म पे बहुत अधिक किया, साइंस में पिछड़ गया। पश्चिम वेस्टर्न ने साइंस को तो डेवलप किया, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म पर पिछड़ गया। तो आज वो हमारे योगा को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम आज जो है साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोनों का जो फ्यूजन होगा वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत लाभदायक होगा। आज आपके विचार बहुत उत्तम है, आप मानव कल्याण करने के लिए चाह रहे हो, लेकिन साइंस के बिना आप मानव कल्याण प्रॉपर नहीं कर सकते हो। आप जग्गी वासुदेव को देखो, ठीक है, वो भी आप देखोगे कि साइंस को पूरा यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को डिफरेंट डिफरेंट दुनिया के पार्ट में जा रहे हैं। हमारे सॉइल कंजर्वेशन किस ढंग से करें, तो साइंटिफिक तरीका है। हर जगह आपको दोनों का फ्यूजन होगा, तभी जो है ह्यूमैनिटी आपकी आगे निकल सकती है। जो आपका एक तरह से महामानव का कंसेप्ट है, जैसे आप अरविंदो घोष लो, अरविंदो घोष ने भी महामानव का कंसेप्ट दिया, और जो फ्रेडरिक नीत्शे या नीचे उसको बोलते हैं, उसने भी सुपरमैन का कंसेप्ट दिया। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न जब दोनों मिलेगा तो ह्यूमैनिटी जो है वो हाई लेवल पे। तो ये हाईली फिलोसफिकल था। फिलोसफिकल टॉपिक की ब्यूटी क्या होती है, यदि आपने अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, आपने अच्छे तरीके से इन चीजों को डिस्कस कर दिया, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यदि उन चीजों को डिस्कस नहीं कर पाए प्रॉपर तरीका से, तो वो आपके लिए घातक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखोगे कि द इंडियन आर्म फोर्सेस आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। देखो आर्म फोर्सेस पे दो आपका ये पूछा गया, एक लेकिन है कि वीमेन इंपावरमेंट को लेकर के आर्म फोर्सेस से संबंधित, लेकिन ये जो प्योर है स्ट्रेटेजिक और जो टाइमली एक्शन किसी चीज के लिए जो, तो इसमें क्या है, जो ट्रेनिंग आपका है, डिसिप्लिन है फोर्सेस का। आप जाते हो किसी भी चीज के लिए, डिसिप्लिन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप टाइमली एक्शन नहीं लेते हो, आप थिंक कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा फोर्सेस है
उसको प्लान भी प्रॉपर तरीका से बनाना होता है और टाइमली एग्जीक्यूट भी करना होता है। बहुत बार क्या होता है, जब युद्ध की सिचुएशन आती है, तो जब आपका प्लान नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, और प्लान होने के बावजूद भी यदि आप टाइमली एक्शन नहीं लेते हो तो ये दिक्कत है। तो जो हमारा मोटो है, फोर्स का जो मोटो है, उसकी जो ट्रेनिंग इथोस है, ट्रेनिंग की वैल्यूज है, किस ढंग से इंप्लीमेंट करते हैं, तो ये कुछ इसमें से आपको एग्जाम्पल देना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फेमस लाइन ये आप ले सकते हो कि 1971 में सब वॉर का सिचुएशन हो गया था, तो इंदिरा गांधी ने बुलाया, इनफैक्ट इंदिरा गांधी प्लस कैबिनेट ने उस समय के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल सैम मानेकशॉ, तो उनको मानेकशॉ को बुलाया जनरल साहब को, तो बोले कि हम युद्ध चाहते हैं और जो पाकिस्तान है उसके ईस्टर्न फ्रंट पे हम फाइट करेंगे, तब पाकिस्तान ईस्टर्न और वेस्टर्न में हुआ करता था, और हम उसे जीत हासिल करेंगे। तो सैम मानेकशॉ ने थोड़ी देर ये मीटिंग डिस्पर्स होने के बाद उन्होंने ये बुलाया, फिर सॉरी वहां उन्होंने ये उस समय बोला पहले कि ऐसा है कि वॉर यदि अभी आप करते हो तो आई कैन गारंटी हमारी हार की, लेकिन यदि आप हमें टाइम दोगे और अप्रोप्रिएट टाइम पे हम एक्शन लेंगे तो हमारी जीत निश्चित। बोले कि इस समय यदि हम, जिस समय उन्होंने बुलाया था कि अटैक करना, उस समय अटैक करोगे, बोले बंगाल में जो बंगाल की खाड़ी और एरिया बांग्लादेश, जो हमारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वो नदियां वर्षा के समय में बोले कि समुद्र का रूप धारण कर लेती है, और यदि हम इस समय उस समय ऐसे सिचुएशन में हमने फाइट किया तो आई कैन एश्योर यू ऑफ डिफीट। तो आप इस लाइन को कर सकते हो, इसका जिक्र कर सकते हो। हाँ, कोई कंट्रोवर्शियल, बहुत सारी हमारी आर्म फोर्सेस में सिचुएशंस ऐसी हुई हैं कि हमें कंट्रोवर्शियल टॉपिक को उस ढंग से इसमें नहीं ऐड करना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल लो कि गोल्डन टेम्पल में हमारे और सेना को कार्रवाई करनी पड़ी, तो उन सारी चीजों को, और जो कंट्रोवर्शियल और चीजें इंसिडेंट्स हैं, उसमें आपको ये नहीं करोगे। अब बहुत सारे जो इसमें से एक तरह से ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू डालोगे, ये जो टॉपिक का डिमांड है, देखो जो टॉपिक होते हैं ऐसे के या ये, तो वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिवली टोन्ड होते हैं और एक निगेटिवली टोन्ड होते हैं। तो ये एक तरह से पॉजिटिवली टोन्ड है, तो इसमें पॉजिटिव वे में ये लिखोगे, तो ये आपके 6 ऐसे हो गए। अब आर्गुमेंट आपको इसमें 2 लिखना था, तो ये पहला जो है वीडियो गेम्स शार्पेन द माइंड, तो इसमें 4 में लिखोगे तो वीडियो गेम से अच्छा होता है, वो शार्पेन माइंड को करता है, मींस इट गिव्स अस लेसन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू हैव माइंड अलर्ट। आप थोड़ा सा, जैसे आप किसी भी टाइप का फाइट वाला कर रहे हो या व्हीकल्स वगैरह का यूज करो, मतलब एन नंबर ऑफ चीजें हैं, तो उसमें क्या है, आपको अलर्ट रहना है, क्रिटिकली आपको थिंक करना है, बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंट स्टेप्स में कोऑर्डिनेशन आपको स्टेब्लिश करना है, तो ये आपको क्या है, अलर्ट रहना है। तो ये सारी चीजें जो है उसको शार्पेन करता है। अब शार्पेन नहीं करता है तो क्या है कि एक टाइम बाद जब हम खेलना सीख जाते हैं, जब चीजों को, देखो कोई भी नया होता है तो उसमें हम सीखने पे टाइम लगाते हैं, उसमें एनर्जी लगाते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जो क्या होता है, वो मोनोटोनस नेचर का हो जाता है, तो फिर हमारी क्रिएटिविटी जो है वो खत्म हो जाती है, और उसको हम, उसमें एडिक्शन हमारा हो जाता है। अब उस एडिक्शन में हम उसके अलावे कुछ नहीं सोचते हैं, आउटसाइड वर्ल्ड को सोचना। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, हमें दोनों पक्ष में लिखना है, हमें 4 में भी लिखना है तो 4 में बड़ा ही करना है कि भाई बहुत अच्छा है, एकदम बिल्कुल सबको खेलना चाहिए, अगेंस्ट में कि ये टाइम किल करता है, लॉट ऑफ टाइम ऐसे हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो गेम किलर गेम हो जाते हैं। वो इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग प्लेयर होते हैं, यूथ जो होते हैं, वो सब चीज भूल जाते हैं, उनके लिए दुनिया से, आउटसाइड वर्ल्ड से कट जाते हैं, तो सोशल जो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, सोसाइटी से वो कट जाते हैं, फैमिली मेंबर से हेल्थ डिटेरियोरेट कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें इसके निगेटिव में होगी, तो आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैव बिकम रिडंडेंट, तो ये चीज इसको लिख सकते हो पॉजिटिव में देखो पॉजिटिव और निगेटिव यानी होता है फॉर और अगेंस्ट, तो जब 4 में लिखोगे तो इसका क्रिटिसिज्म करना है कि यूनाइटेड नेशंस सही नहीं काम कर रहा, इसकी यूटिलिटी सही नहीं है, ये जिस मकसद से बनाया गया था ये मकसद नहीं पूरा हो रहा, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, ये अपने जो इसको टारगेट दिया गया था, जिस उद्देश्य से ये बनाया गया था, जो इसका मोटो था, वो उसमें फुलफिल नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट लो कि रसिया और यूक्रेन में क्राइसिस हो रहा है, और ये तब कि जब उसमें से एक मेंबर जो है, जो फाइटिंग मेंबर है, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है,
और जो आपका यूक्रेन है, कभी ये भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, तो दोनों एक पार्ट है। जब इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं करवा पा रहा है, उसके बाद एक तरह से जो और अदर पावर्स हैं वो युद्ध को बढ़ाने, कम करने की अपेक्षा बढ़ाने में ही हेल्प कर रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेलियर है। फिर उसके बाद और एग्जांपल्स दोगे, जो जब से ये स्टेब्लिश हुआ एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स और सारी चीजें ये बढ़ती गई, या फिर आप डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट दो, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं हो पाया, और बहुत सारे जो दुनिया के पार्ट में हैं वो उसमें स्थिति खराब ही होती जा रही है, आर्म्स रेस बढ़ता जा रहा है इन कंपैरिजन ऑफ उसको रिडक्शन के लिए के जगह पे ये बढ़ता जा रहा है। तो ये एक तरह से रिडंडेंट है, लेकिन आप अब उसको फोर में करोगे तो मानो या ना मानो इसने थर्ड वर्ल्ड वार को नहीं होने दिया, तो इसका मतलब है कि ये सक्सेसफुल है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे मान के चलो इंडिया पाकिस्तान में ही उस कॉन्फ्लिक्ट को रोका गया, वो यूनाइटेड नेशंस के मीडिएशन से, ऑब्वियसली आज के डेट में वो बायलैटरल इशू हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय स्टॉप करने में अहम भूमिका निभाया। या फिर और डिफरेंट जो एरिया में हो रहे हैं, जो भी कंट्री में, तो जहां भी जरूरत है, और बहुत सारे अफ्रीकन वगैरह कंट्री में देखो कि यूएन पीस कीपिंग मिशंस बहुत सक्सेसफुल हैं। तो जो पॉजिटिव में है तो ऑब्वियसली इसके पॉजिटिव में अगेंस्ट देखो, जो टॉपिक दिया हुआ है फोर में उस टॉपिक को जस्टिफाई करना है, हमेशा ध्यान रखो। हमें पॉजिटिव और निगेटिव नहीं देखना है। जब हमें फोर में लिख रहे हैं तो हमको टॉपिक को जस्टिफाई कर देना है, अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो उसके उल्टे में जाना है। अब रिपोर्ट राइटिंग देखो, एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, ये जो है एक तरह से ना, अब इसके पहले वाले में यदि देखोगे कि 21 वाले में टॉपिक डिफरेंट पूछा गया था, इस पर सेम पर आपको ये सॉरी 2020 में आपसे टॉपिक डिफरेंट पूछा गया था इसी चीज को लेकर के, लेकिन वो डिफरेंट था, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। तो एविडेंस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, इसका मतलब है कोविड-19 में एक दूसरे को कैसे मदद कर रहे थे। तो बहुत सारे जो, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था ना कि हर परिवार जो सक्षम है तो वो अपने जो पड़ोसी हैं या जो आसपास के लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, उनको मदद की जरूरत है तो उनको मदद करें। और यही नहीं, जो आपके पशु पक्षी हैं उनके लिए भी कुछ चीजों को करें। तो ये आप इसके ऊपर चीजों को प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ये प्योर आपका टेक्निकल इशू है, टेक्निकल टॉपिक है। जैसे जो हमने टारगेट रखा था 10% आपका इथेनॉल ब्लेंडिंग का, उसमें हमने टारगेट पूरा, मतलब 10% हम टारगेट समय से पहले, ऑब्वियसली 20% हमारा टारगेट है, लेकिन 10% हमने समय से पहले पूरा कर लिया, 2022 में जून में ही पूरा कर लिया ये। फिर उसके बाद देखोगे सोलर एनर्जी, तो वन सन वन ग्रिड वन वर्ल्ड, ये हम कर रहे हैं। फिर उसके बाद और जो है हम आपके विंड एनर्जी पे जोर दे रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल है, और क्या हमारा प्रोग्रेस है, कितने हम अचीवमेंट कर चुके हैं इस पर। देखो जो एसे और रिपोर्ट है उसमें डिफरेंस क्या है ना, कि जो एसे है उसमें आप अपना कंक्लूजन देते हो, अपना इंट्रोडक्शन देते हो और अपने ओपिनियन देते हो, लेकिन जो आपका ये रिपोर्ट राइटिंग है उसमें आपको अपना कंक्लूजन और इंट्रो ये सब देने की ज्यादा, मतलब इंट्रो तो करोगे, इंट्रोडक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका अपना ओपिनियन ज्यादा देने की जरूरत नहीं, जो है एज सच वो आपको प्रेजेंट करना है। अब ये नेक्स्ट है, देखो ये टॉपिक जो भी आपका प्रेसी है, प्रेसी वगैरह टॉपिक को आप प्रॉपर तरीका से पढ़ो। एक्चुअली मेनली एक्सप्लेन करने वाला जो टॉपिक था वो आपके एसे, रिपोर्ट और आर्गुमेंट थे, वो उसको एक्सप्लेन करने का। अब इसमें से क्या करो ना कि ये सारे चीजों को देखो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ो कि अटेम्प्ट अप्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, डू नॉट सजेस्ट ए टाइटल, राइट एज फार एज पॉसिबल, देखो जहां जहां कॉमा, राइट कॉमा लगाया, एज फार एज पॉसिबल इन योर ओन वर्ड्स, द प्रेसी मस्ट बी रिटन ओनली इन द प्रेसी फॉर्मेट गिवन बिलो, ओके, जो आपका दिया हुआ है उसमें, तो ओनली दैट पर्सन कैन बी हेल्दी हु फील्स हैप्पीनेस, comma, and happiness can only be felt by the person who has peace of mind. Fulfillment of basic needs, comma, peace and happiness are the three things desired by man. This can be prioritized to regulate the journey of life. Fulfilling basic needs are a priority. Happiness is a priority for the agreeable feeling
feelings it generates, and comforts cannot give happiness to a person unless he has peace. आपको आराम दे दिया जाए, लेकिन जब तक आपके मन में शांति नहीं है तो वो खुशी नहीं दे सकता है। तो जब हम ऐसे देखो, नॉर्मल क्या, ये सपोज 417 वर्ड्स के थे, तो कभी आप कंफ्यूज होते हो ना कि किस ढंग से हम ऐसे लिखें। एक इसको आप ऐसे ही मान लो कि हैप्पीनेस और जॉय ये चीज या ह्यूमन, तो इसमें क्या है, ये आप एज सच इसको लो और इन टॉपिक्स को पढ़ो। जैसे कभी कभी होता है ना कि हम कहाँ से टॉपिक को सर्च करें, किस ढंग से ऐसे को लिखना है। तो देखो, ये जो वेल आर्टिकुलेटेड एक टॉपिक है जिसको यूपीएससी ने खुद प्रोवाइड किया है। अब इस टॉपिक को आपको पढ़ो, इसको देखो, इसको समझो। अब ये जो टॉपिक है आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन का, तो इस पर आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो 5 क्वेश्चंस हैं। तो इसको भी आप पढ़ोगे, इसको भी उस ढंग से लो। अब देखो, जो छोटे छोटे पैराग्राफ आपके बनाए हुए हैं, डिफरेंट पैराग्राफ, ये आपको उसी ढंग से पैराग्राफ वगैरह बनाना है कि कहाँ हम पैराग्राफ बनाएं, कहाँ एंड करें। तो जब ऐसे वगैरह है ना, तो इनको जब पढ़ोगे तो ये आपको काफी हेल्प करेगा, आपको काफी मदद करेगा। तो इनको देखो, फिर आपको इसके आधार पे क्वेश्चंस को बनाने हैं, क्वेश्चंस को ये करना है। फिर आप ग्रामर देखोगे, तो इसको देखो, इसको करो। और ऑब्वियसली है कि आप इसको जो है वेबसाइट से, यूपीएससी के वेबसाइट से, जिन लोगों ने क्वेश्चन एक्चुअल में, कुछ लोग 22 में आप लोगों में से एपीआर हुए, तो जो एपीआर हुए हो तो उनको तो उनके पास है ही है। जो नहीं हुए हो तो आप यूपीएससी के वेबसाइट पे जाओ, आराम से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो और उसको देखो, उसको समझो, उस पर टाइम दो। और जो भी टॉपिक्स हैं, जब तक आप इसको लिखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ओके, अब जैसे ये वर्ड जो ये मीनिंग्स हैं, तो इन पर आपको, तो जब तक आप मीनिंग जानोगे, तो क्या है कि रेगुलर रूप से न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहते हो, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हो, तो आपके बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं, तो उसमें से आपको जानना है। फिर ये सेंटेंस करेक्शन है, तो इन चीजों को करना है। जो कल होगा, हम 21 वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो 21 वाले टॉपिक्स को भी देखोगे, फिर उसके बाद अदर चीज को डिस्कस करेंगे। ओके, फिर वो आपका जो है वो प्राइवेट में होगा, जो पेड वाले ग्रुप होंगे उसमें होगा। लेकिन इन चीजों को आप देखो, कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे मैसेज कर सकते हो। हमेशा जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप इस पर मेहनत करोगे, उतना फायदा होगा। ओके, थैंक यू।